हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज का देखिए संडे में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि जो भी आपके वीक के करंट अफेयर्स होंगे उनको सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका कोई भी यहाँ पे करंट अफेयर्स ना रह पाए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारी ही वीडियोस के पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग उनका बेनिफिट ज़रूर लें। तो चलिए फिर बिना देरी से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। आज देखिए क्या है, वी जनरेट फियर्स वाइल वी सिट, वी ओवरकम दैम बाय एक्शन। देखिए हमारे अंदर डर कब बैठ जाता है, जब हम बैठ जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हम नहीं कर पा रहे और हमने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, उस चीज़ से हम और घबराने लगते हैं। लाइक अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको ये डर मन में कभी कभी डर बैठ जाता है ना कि मुझसे नहीं होगा, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, टाइम निकलता जाता है, एग्ज़ाम का टाइम और पास आता है, डर और बढ़ जाता है। उस डर को बढ़ाने की जगह आप लोग एक्शन करो, मतलब उसके ऊपर काम करो, तभी आप उस चीज़ पर ओवरकम कर सकते हो। तो हमेशा देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके घबराएं ना, स्टॉप ना करें, चीज़ें करते रहें, सारी की सारी चीज़ें लाइन पे ज़रूर आ जाएंगी। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन पहले में बोला गया है कि विच एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नेम है सिम्बेक्स। तो देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो ध्यान रखो, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। बताना है इस बार का ये कौन सा एडिशन हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें एडिशन पूछ लिया है, तो ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा 28। तो इस बार जो ये एडिशन हुआ है वो 28 हुआ है। ये 2 to 4 सितंबर के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। बट आप लोगों से डेट नहीं पूछते कभी भी एग्ज़ाम में, एडिशन पूछ सकते हैं, आप लोगों से कंट्रीज़ पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि बताइए ये जो एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ पे है, या इसे होस्ट किसने करा है। तो देखो, इसे होस्ट जो किया है वो सिंगापुर की नेवी ने ही किया है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। और ये आपको कहाँ पे कंडक्ट हुई है, साउथ चाइना सी में हुई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो कि इंडिया का कौन सा शिप था जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो INS रणविजय, ये आपको ध्यान रखना है, विद अ शिप बोर्न हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे आपको ये सारी जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। इस ध्यान रखेंगे किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है। तो पहला क्वेश्चन विल बी क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, देखिए कि कौन सा एडिशन हुआ अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज, जिसका नेम है ऑसिन डेक्स। देखो नाम से पता चल जाएगा आपको, ऑसिन, ऑस से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आई से आप IND से क्या हो जाएगा आपका इंडिया, और EX मीन्स एक्सरसाइज, ठीक है। तो नाम में ही आपकी कंट्रीज छुपी हुई हैं। कौन सा एडिशन हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इस बार इसका जो एडिशन है वो है 4th। तो इंडिया की जो नेवी है और जो ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराई गई है। देख लेते हैं, ये जो 2021 का एडिशन हुआ ये हुआ कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है। ध्यान रखो, इसमें एक तो INS शिवालिक था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, दूसरा शिप जो था उसकी बात करें तो वो था INS कदमत, ठीक है। ये 2 शिप थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये जो एक्सरसाइज है वो एक दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है। पहली बार 2015 में हुई थी। पिछले एडिशन की बात करते हैं यानी 2019 की, जो कि तीसरा एडिशन था, जो कि कहाँ पे हुआ था, बे ऑफ बंगाल में। देखो पिछला एडिशन आपका उन्हीं एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो जिसके ज़्यादा एडिशन नहीं हुए हैं, जैसे 2 या 3 या 4 एडिशन हुए हैं, तो पिछला एडिशन भी कई बार देखा गया एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना 2019 में ये कहाँ पे हुआ, बे ऑफ बंगाल में हुआ। क्लियर हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा देश है जो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है। सो प्लास्टिक पैक्ट जिसे हम कहेंगे, और ये कौन सी कंट्री है, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च अ प्लास्टिक्स पैक्ट। अब ये है क्या, देखो प्लास्टिक पैक्ट का मतलब यही है कि एक तरीके से प्लास्टिक को कम करना, एनवायरनमेंट जो इतना ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है उसको बचाना प्लास्टिक से। ये जो प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म है इसको
लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया कौन है, अलेक्जेंडर एलिस, जिन्होंने इसको होस्ट मतलब इन्होंने इसको लॉन्च किया। किस दौरान, 16th समिट हुआ था जिसको होस्ट किया गया था बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, उसी दौरान इस प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्लास्टिक पैक्ट को देखो, जो WWF है यानी WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, और CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलके इसको स्टार्ट किया है। तो ये भी आप ध्यान रखियो कि दो कौन कौन है, WWF और CII, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयरल व्हीकल। तो भारत के एक तो रक्षा मंत्रालय है और दूसरा देश बताना है, क्योंकि देखो पहले हम लोग ना इंटरनेशनल कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो दूसरा देश कौन सा होगा, तो दूसरा देश है US यानी आपका USA यानी अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने अभी हाल ही में एयर लॉन्च के लिए मानव रहित हवाई यान, यानी उसमें क्या होंगे, ह्यूमंस नहीं होंगे, अनमेन्ड होगा वो व्हीकल, उसके लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो ध्यान रखो इंडिया ने USA के साथ किया है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये एक जॉइंट एग्रीमेंट है, ठीक है, जॉइंट एग्रीमेंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी का और ट्रेड इनिशिएटिव का। तो इसमें दोनों कंट्रीज़ साथ में मिलके काम करेंगी, डिज़ाइन तैयार करेंगी, डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगी, फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए दोनों देशों ने आपस में एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचों क्वेश्चन है, देखिए कौन से नेशन ने नया ग्रीन वीज़ा जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो नया ग्रीन वीज़ा है ना, ये एक तरीके को जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं यानी फॉरेनर्स हैं जो काम करना चाहते हैं उस देश में जाके, उनको स्पॉन्सर्ड करेगा या उन एम्प्लॉय को क्या करेगा, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उनको फुलफ़िल करेगा। ये कौन से कंट्री है, तो ये कंट्री आपकी कौन सी है, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहाँ पर ये नया ग्रीन वीज़ा लॉन्च किया है, जो कि विदेशियों को देश में काम करने की एक अनुमति देगा, ठीक है। एक तरीके से का जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, अगर वो UAE में जाके काम करना चाहते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो UAE जा सकते हैं और ये ग्रीन वीज़ा उनको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी UAE, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंट्री है जिसने, जो कि पहली कंट्री बन गई है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कोरोना वैक्सीन टू 2 ईयर चाइल्ड, भाई 2 साल के बच्चे के लिए कोरोना वैक्सीन पेश करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबा। तो क्यूब भी छोटा सा होता है, बच्चे भी छोटे हैं 2 साल के, तो इस तरह ध्यान रखिएगा, क्यूबा बन गई है पहली कंट्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य देखो क्या है ना, कि आपको पता है कि जब से कोविड शुरू हुआ था स्कूल्स क्लोज है, तो मार्च 2020 से यहाँ पर भी स्कूल वगैरह सब क्लोज हो गए थे उनके रीओपनिंग के लिए, कि भाई दोबारा से वो खुलें, उनसे पहले सभी बच्चों को ये वैक्सीन जो है वो लग जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। और यहाँ पे बात करें क्यूबा की, तो कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़ हवाना और करेंसी क्या चलती है, क्यूबन पेसो। तो ये दो भी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफ शोर विंड, यानी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफ शोर विंड है, इसको भारत और दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ जिसने इसे लॉन्च किया है, तो दूसरे देश का नाम क्या है, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क और भारत के द्वारा ही जो है वो इसे लॉन्च किया गया था। अब ये है क्या, देखो ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसके लिए एक मेजर प्लेटफॉर्म बनाना, एक नया प्लेटफॉर्म बनाना, और उस दौरान हम इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो ये इसका मेन उद्देश्य है जिसके लिए इंडिया और डेनमार्क ने इसको शुरू किया। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, और डेनिश क्रोन यहाँ पे करेंसी है, तो ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सी कंट्री है जो कि पहली कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में जिसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है एज अ लीगल टेंडर,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। या आप कह लो एज अ नेशनल करेंसी के तौर पर एक तरीके से ना उन्होंने लीगली इसे ना एक्सेप्ट कर लिया है। और ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है आपकी एल सेल्वाडोर। तो एल सेल्वाडोर पूरे वर्ल्ड में ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने इसे लीगली अडॉप्ट कर लिया है या फिर एक्सेप्ट कर लिया है। देखो एल सेल्वाडोर का क्या कहना था, इनका ये क्लेम करना था कि इस उद्देश्य से, मतलब जो भी इन्होंने कदम उठाया है ना, इस कदम से उनके जो भी सिटीजन्स हैं उनको पहली बार बैंक सर्विसेज जो है वो एक तरीके से एक्सेस मिल पाएगा इसके दौरान। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग बैंक एक्सेस कर पाएंगे, बैंक की जितनी भी सर्विसेज हैं। और इसमें जो इसका जो ट्रेडिंग है ना, क्रिप्टो करेंसी का जो व्यापार है, उससे कंट्री को अराउंड $400 मिलियन की फ़ीस यहाँ पर जो सेव होगी, जो कि बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि उनके दौरान, तो कंट्री को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, ये कहना है उनका। और इसी से ही इन्होंने बोल दिया है कि भाई हम इसको लीगली एक्सेप्ट कर रही हैं, किसे? बिटकॉइन को। तो कौन सी कंट्री है? एल सेल्वाडोर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया गया है, आप ये बात कर लीजिए, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है जिसको डिज़ाइन किया है। लेकिन बताना है कि ये जो लार्जेस्ट प्लांट है ये ऑपरेट कहाँ पे होगा, इसको शुरू कहाँ पे किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा आइसलैंड में। तो आइसलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। ये काम यही करेगा। देखिए जो एनवायरनमेंट में आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ती जा रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का ये पूरा प्लांट है जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो ये पूरा सक कर लेगा, लगभग 4000 टन्स ऑफ CO2 एक साल में ये सक कर लेगा, मतलब इसको एक तरीके से हटा देगा। ठीक है, इस प्लांट का नेम ध्यान रखो, ये जो प्लांट है इसका नेम है ओरका, जिसका मतलब होता है एनर्जी इन आइलैंडिक वर्ड, मतलब आइसलैंड में देखो उनकी जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, तो जो भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाएगा एयर में से, अब वो जाएगी कहाँ पे, ये भी तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, तो उसे अंडरग्राउंड डिपॉजिट किया जाएगा, लगभग 1000 मीटर डेप्थ में उसको क्या कर दिया जाएगा? डिपॉजिट कर दिया जाएगा, जहाँ पे वो चट्टान का रूप ले लेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में जो इतना CO2 बढ़ती जा रही है उसको कम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नेम है गेफोन 502। तो ये जो गेफोन 502 है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब ये अर्थ पे क्या चीज़ें चल रही हैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। और ये किसकी सैटेलाइट है? ये चाइना की सैटेलाइट है जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो रॉकेट और कहाँ से लॉन्च हो रही है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो रॉकेट का नेम है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। बात करें कहाँ से, तो ये देखिए ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि चाइना का शांगसी प्रोविंस है, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। ये 24th सीरीज़ है गेफोन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, मतलब इतनी सैटेलाइट ये भेज चुके हैं। ये जो 02 वाली सैटेलाइट है ना, ये कौन से नंबर की है? 24th नंबर की है। इससे मॉनिटर करने का काम मिलेगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके सर्विलेंस में, उनकी निगरानी में एक तरीके से बूस्टअप मिलेगा। तो चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है इंडिया को चूज़ किया गया है एज अ होस्ट नेशन फॉर द G20 समिट, लेकिन बताना है कौन से साल के लिए, कि कौन से साल में ये G20 का शिखर सम्मेलन होगा जहाँ पे इंडिया मेजबानी करेगा। तो साल कौन सा है? 2023। ठीक है, 2023 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसी में ध्यान रखो, देखो जो 2021 में हुआ था वो आपका रोम इटली में। अगला देखो जो 2022 में होगा, ये भी पूछ सकते हैं इसको कौन होस्ट करेगा, तो ये होगा बाली इंडोनेशिया में, ये ध्यान रखो। और 2023 का कहाँ पे होगा? आपका इंडिया में ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो पीयूष गोयल जी हैं यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ये जो है वो ये एक तरीके से ये इन्होंने अपॉइंट किया इस मीटिंग को। ये 18th एडिशन हुआ था जिसमें ये जो डिसीज़न है वो लिया गया। G20 के मेंबर्स नेशन देख सकते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, कनाडा, तो 20 मेंबर्स हैं G20 में, तो यहाँ पे आप उनके नेम देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पैसिफिक एयर चीफ सिम्पोसियम 2021 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। देखो जो प्रशांत
ये जो संगोष्ठी हुई है ना, ये बताना है हमें ये आपकी किस स्थान पर इसको आयोजित किया गया। तो स्थान का नाम क्या है, हवाई। तो हवाई में जो है वो इसका आयोजन किया गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि इसमें इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को किसने अटेंड किया। तो एयर चीफ मार्शल हैं RK सिंह भदौरिया, जिन्होंने ये 3 दिन की जो ये मीटिंग चली थी हवाई में, इसको अटेंड किया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, एंड्योरिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। तो कई बार ऐसे शॉर्ट में थीम भी पूछ लेते हैं, इस इवेंट की थीम ध्यान रखो थोड़ी सी आप लोग, ओके। इसके बाद है इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट एक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप को किस नाम से लॉन्च किया। तो यहाँ पे उसका नेम बताना है। तो ऑप्शन में देखो ध्रुव, शिवा, मेघा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो INS ध्रुव हो जाएगा। तो इस ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है, INS ध्रुव है। और जो INS ध्रुव है ना, ये बिल्कुल इक्विप्ड है। इसमें मतलब ये एक तरीके से जितने भी आपके मैप हो गए, ओशन बेड्स हो गए, जितना वहाँ पे रिसर्च हो गया, अगर किसी दुश्मन की सबमरीन है उसको डिटेक्ट कर सकता है बहुत आसानी से। तो काफ़ी अच्छे से ये इक्विप्ड है हर चीज़ से। और इसको कमीशन किया गया है फ्रॉम विशाखापट्टनम से। ये भी ध्यान रखो कहाँ से कमीशन किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से इसको कमीशन किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है देखो, किसने अभी 24th मीटिंग हुई है किसकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी है। तो ये जो मीटिंग है इसकी अध्यक्षता करी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ध्यान रखना है ये 24th नंबर की मीटिंग हुई है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन सा एडिशन हुआ है। तो फाइनेंस मिनिस्टर देखो इसकी चेयरपर्सन है, जिन्होंने इस मीटिंग को एक तरीके से होस्ट भी किया है। और इस मीटिंग में जो कमेटी है उसके सब कमेटी के चेयरमैन कौन है, RBI के गवर्नर। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता करी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला जो बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी जो ब्रिक्स बनी हुई है वो एक एग्रो वेस्ट है, मतलब इमारत का उद्घाटन किया गया है जिसमें जो ईंटें हैं वो एक जैविक ईंटें बनी है। इसका उद्घाटन कौन से स्थान पर किया गया। तो इसका जो उद्घाटन है देखिए वो IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हो, ये जो इस तरीके से छत पे बनी हुई है, ये ब्रिक्स आपकी एग्रो वेस्ट यानी एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उससे बनी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, देखिए किस तरीके से हम चीज़ों का दोबारा से यूज़ कर रहे हैं और उससे एक ढांचा तैयार हो रहा है। इससे देखो ये जो बायो ब्रिक है ना, इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसकी जो छत बनी हुई है ये आपकी जो हीट है, जो आपका एक तरीके से जितनी गर्मी होती है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा। और ये बिल्ड प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। बिल्ड की फुल फॉर्म है बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जिसमें इसको शुरू किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द शिक्षक पर्व 2021। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। और मोदी जी ने ही इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका संबोधन किया। इसकी थीम की बात कर लेते हैं, तो थीम क्या है इसकी, देखिए क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। ये जो इवेंट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, जल्दी से अभी वीडियो पॉज करें, कमेंट करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी किसके पास है। तो इसमें देखो खाली एजुकेशन की कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि किस तरीके से हम एजुकेशन में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसकी क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हैं, इस दौरान भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके ऊपर भी चर्चा की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बार इमरजेंसी लैंडिंग कर जाती है, तो कौन से नेशनल हाईवे पे, मतलब नेशनल हाईवे तो है लेकिन कौन से स्टेट के नेशनल हाईवे पे इसका उद्घाटन किया गया है जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को शुरू किया गया। तो ये स्टेट कौन सी है, स्टेट का नाम आपका हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान का जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे इस फैसिलिटी को शुरू किया गया। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है एक तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, दूसरे हैं यूनियन हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो दोनों ने इसको जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया। इसके बाद है कौन से राज्य ने
एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। अब तो इन्होंने देखिए अब इनका टेन्योवर कंप्लीट हो चुका है, सो अभी तो नहीं है, बट ये फॉर्मर चेयरपर्सन है एसबीआई के। तो इनको अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया है। तो इनको इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा देखिए इनको बनाया गया है। और आंध्र प्रदेश से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है इसकी कैपिटल, क्योंकि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है, कुर्नूल इसके जुडिशियल कैपिटल है और अमरावती इसके लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो तीनों आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है कंट्री का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफिकेशन टावर को इंस्टॉल कहाँ पे किया जाएगा? तो इसे चंडीगढ़, जो कि आपकी क्या है यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे इसे इंस्टॉल किया जाएगा। सबसे ऊंचा है ये। और अगर हम चंडीगढ़ में ही बात करें तो ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 है, वहाँ पे इसको लगाया जाएगा। और ये सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचाई पर होगा पूरी कंट्री के। अराउंड इसकी जो रेडियस है वो 500 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 24 मीटर है। तो हाइट और रेडियस नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बस आपको ध्यान रखना है यूटी का नाम, जिसका नेम है चंडीगढ़। इसके बाद है कौन सी स्टेट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग, जितने भी देखिए जो जुए वाले सट्टे वाले गेम होते हैं ना, उनको बैन कर दिया है। तो ये किया है कर्नाटका की सरकार ने। तो कर्नाटका की सरकार ने फैसला किया है कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 के तहत कि जितने भी ये जुए सट्टे वाले जितने भी गैम्बलिंग गेम्स हैं उनको बैन किया जाएगा। ध्यान रखो, कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 के तहत इसको बैन किया गया है। और इससे पहले कर्नाटका पहली स्टेट नहीं है जहाँ पे बैन किया गया। इससे पहले देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 स्टेट थी जहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। सीएम अभी यहाँ पे नए बने हैं वसावराज बोमई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। इसके बाद है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किस राज्य के जो कार्बी एंगलोंग पीस है एग्रीमेंट है उसका समझौता किया है, किस राज्य के साथ? तो राज्य का नाम बताना है। तो असम इज़ द करेक्ट आंसर। असम में जो कार्बी एंगलोंग पीस एग्रीमेंट है वो जो है वो केंद्र सरकार ने इनके साथ टाई अप किया है। रीज़न क्या है देखिए, जो कार्बी पीपल है, कार्बी एक ट्राइब है वहाँ पे, उन लोगों की जो भाषा हो गई, लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना, उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना और किस तरीके से हम उनको आरक्षण प्रदान कर सकते हैं, इस दौरान यहाँ पर इसके लिए ये समझौता किया गया है। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का पैकेज की भी अनाउंसमेंट करी गई। तो आंसर क्या है? असम। इसके बाद है इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये जो है वो कौन से स्टेट में इसको स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो देखिए स्टेट का नाम जान लेते हैं। स्टेट का नाम है आपका तमिलनाडु। तो देखिए जो डुडोंग है ना, डुगोंग सॉरी, इनको कहा जाता है एक और नाम से, इनको सी काउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको एक तरीके से संरक्षण देने के लिए किस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं, इनकी स्पीशीज़ विलुप्त होने के कगार पर है, तो किस तरीके से हम इनके जो भी इनका हैबिटेट है, जो भी उनका आवास है, वहीं पर ही इनको संरक्षण प्रदान करें, उसके लिए ही यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार ने जो है वो ये संरक्षण रिजर्व की घोषणा करी है। तो यहाँ पे क्लियर आंसर है तमिलनाडु। इसके बाद है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने डिसाइड किया है कि 17 सितंबर को मनाया जाएगा अब से जस्टिस डे यानी न्याय दिवस? तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु सरकार ने क्वेश्चन ये बनता है कि 17 सितंबर को ही क्यों चूज़ किया है? तो देखिए 17 सितंबर को जो रिफॉर्मिस्ट लीडर रहे थे, सुधारवादी नेता ईवी रामस्वामी पेरियार, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी इनकी जयंती होती है। और इसी दिन यानी 17 सितंबर के दिन ही सोशल जस्टिस डे मनाने का फैसला किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में देखो एशियन स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो द आंसर इज साइरस पोंचा। तो साइरस पोंचा को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एएसएफ, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं 41st एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जिस दौरान यहाँ पर ये डिसीज़न लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन बताने हैं हाल ही में
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन यानी उस सभा के अध्यक्ष पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी देखिए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कुछ नए गवर्नर्स के। तो क्वेश्चन में नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया है। क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो 4 अभी नए अपॉइंट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फर्स्ट नेम, ये बने हैं उत्तराखंड के नए गवर्नर। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो भाई बेबी रानी मौर्य, अभी तक तो हमने इन्हीं का ही नाम सुना, तो अब इनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को अपॉइंट किया गया। इसके बाद देखो बनवारी लाल पुरोहित जी, अब बन गए हैं गवर्नर कहाँ के? पंजाब के। तो ये पंजाब के नए गवर्नर बने हैं। इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के थे, तो मतलब तमिलनाडु वाला पद भी रिक्त हो गया होगा, क्योंकि भाई तमिलनाडु वाले कहाँ बनाती है? पंजाब में। तो तमिलनाडु में कौन बन गए हैं? तो तमिलनाडु में RN रवि जी को अपॉइंट किया गया। RN रवि जी इससे पहले नागालैंड में थे, तो भाई नागालैंड का पद भी रिक्त हो गया। तो नागालैंड के पद पर कौन चले गए हैं? प्रोफेसर जगदीश मुखी। इससे पहले ये आपके असम में सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो 4 मैंने आपको बताए, चारों के चारों ध्यान रखने हैं। तमिलनाडु के बताया RN रवि, नागालैंड में अपॉइंट हुए हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित और उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के। तो करेक्ट आंसर इज हर्षा भूपेंद्र बंगारी। जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एक्सिम बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने जो डेविड रस्किना है इनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, जिन्हें 5 साल के लिए जो है वो 2014 में बने थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की शुरुआत 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द बेहले टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ये अवार्ड किसने जीता है? तो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नेम है शैलेंद्र सिंह। इन्होंने ये जो अवार्ड है वो जीता है, जिसका नेम है बेहले टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ये जो अवार्ड है इसको नोबेल प्राइज़ कहा जाता है टर्टल कंजर्वेशन में, कि जो टर्टल्स हैं कैसे हम उनको बचा सकते हैं, उस दौरान जो भी काम किया उन्होंने या अपनी तरह से कैसा प्रयास किया, उसको सराहने के लिए यहाँ पर इनको टर्टल जो कंजर्वेशन अवार्ड है, बेहले टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको शुरू किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और इसमें बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये बताना है कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो प्लेटफॉर्म का नेम है BOB वर्ल्ड। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी और कस्टमर्स को यहाँ पे बहुत एक ही छत के नीचे सारी बैंकिंग सेवाएं मिल जाएंगी, तो उनको बहुत आसान ही रहेगी। 220 सर्विसेज यहाँ पर लगभग शुरू करी जाएंगी। तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा और उस प्लेटफॉर्म का नाम है BOB वर्ल्ड, दोनों ध्यान रखो। इसके बाद है कौन से बैंक ने अपॉइंट किया है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन सा बैंक हो जाएगा? बैंक का नेम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। देखो रानी रामपाल ने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था कि ये यंगेस्ट प्लेयर बनी थी इन द नेशनल हॉकी टीम में। इसी दौरान अगर हम स्मृति मंधाना जी की बात करें तो ये बेस्ट वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया था और इनको बेस्ट वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर भी कहा गया, किसके द्वारा? BCCI के द्वारा। तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद है LIC ने 3.9% शेयर खरीदे हैं अभी हाल ही में कौन से बैंक के। तो LIC के द्वारा जो शेयर खरीदे गए हैं वो बैंक ऑफ इंडिया के खरीदे गए हैं। अच्छा, LIC की बात करते हैं तो LIC के चेयरपर्सन कौन है? यहाँ पे MR कुमार। इसके अलावा LIC का हेडक्वार्टर अगर पूछ लें तो LIC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और 1956 यानी 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से हमें LIC से चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसी के साथ LIC नाउ हैज़ 7.05% इक्विवेलेंट टू शेयर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो इक्विवेलेंट हो गए हैं शेयर बैंक ऑफ इंडिया के LIC के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बुक का नेम है
बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है उदय भाटिया के द्वारा। ठीक है, तो उदय भाटिया जी ने बुलेट्स ओवर बॉम्बे नाम से जो है वो ये पुस्तक को लिखा है। इसके बाद है बैक टू द रूट्स। कौन सी बॉलीवुड पर्सनैलिटी है जिन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है और इस बुक का नेम है बैक टू द रूट्स? यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमन्ना भाटिया। तो तमन्ना भाटिया जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी नहीं है और इनके द्वारा ही इस बुक को लॉन्च किया गया। इसके बाद देखिए एक और बुक है आपकी, कौन सी? बुक का नेम देखिए क्या है, अ र्यूड लाइफ द मेमोयर। अ र्यूड लाइफ द मेमोयर, ये जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? तो वीर सांघवी। देखो वीर लोग र्यूड नहीं होते हैं, है ना। लाइफ में आपने देखा होगा जो वीर लोग होते हैं, जो महान काम करते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, र्यूड नहीं होते, बहुत अच्छी अच्छी उनकी मेमोरीज होती हैं। तो इस तरीके से वीर सांघवी याद हो जाएगा। इस बुक के दौरान उन्होंने अपने सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके पर्सनल लाइफ के, वो शेयर करे। इसके बाद है अगला दिन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ये दिन प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। ये दिन डिक्लेयर किया गया था यूएनजीए के द्वारा 2012 में। तो कब मनाते हैं? तो मनाने का अगर पूछ लें तो 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को ही क्यों चूज़ किया गया? 5 सितंबर को देखिए मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, और इसी दौरान ये दिन मनाने का डिसीज़न लिया गया क्योंकि मदर टेरेसा बहुत ही चैरिटेबल वर्क करती थी, समाज के लिए बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, जिसके लिए उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर के साथ आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। ये दिन देखिए हर साल कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है लोगों को क्लीन एयर की इम्पॉर्टेंस बताना कि क्लीन एयर से आपकी जो हेल्थ है और इसके अलावा जो आपका एनवायरनमेंट है कितना उसका महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे कितना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? हेल्दी ईयर हेल्दी प्लैनेट। एक और दिन है देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये दिन मनाते हैं हर साल 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम क्या है? लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो इस दौरान देखिए साक्षरता के बारे में कम्युनिटीज़ में या लोकल लोगों के बीच में सभी में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि अगर आप साक्षर नहीं हो तो किस दौरान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इस दौरान लोगों को अवेयर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं। अच्छा, ग्रैंड प्रिक्स वाली अगर वीडियो नहीं देखी हो तो डेफिनेटली देखें। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में आपको जितनी भी स्पोर्ट्स वाली जो जितनी वीडियोस होंगी वो यहाँ इस प्लेलिस्ट में डाल दी जाएंगी, यहाँ पे आप चेक कर सकती हैं। डच वाली हमने देखो याद कैसे करी थी, डच से हमने याद किया था डांट। डांट अच्छा कब पड़ेगी? डांट जब पड़ेगी जब आप क्या करोगे? वेस्ट करोगे, है ना, कि वेस्ट करा था, मोनाको वेस्ट किया था और फिर फिर फ्रेंच टोस्ट मंगा लिया, तो इस ऐसे याद किए थे हमने। तो ये किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। तो मैक्स वर्स्टैपिन जो कि आपके नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं, रेड बुल की कार ये ड्राइव करते हैं, ये फर्स्ट पर रहे, लुइस हैमिल्टन सेकंड प्लेस पर रहे, वोल्टरी बोटास थर्ड प्लेस पर रहे। तो आपको सिर्फ फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए टोक्यो पैरालंपिक्स, इस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल चुकी है। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जब हुई तो फ्लैग बियरर कौन थी? अवनी लेखारा। अच्छा, ये तो चलो बात मिल गया हमें क्लोजिंग में, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसकी ओपनिंग हुई थी, तब किसने फ्लैग बियर किया था? टेक चंद ने। तो दोनों ध्यान रखो, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। इंडिया ने इस बार देखो टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 तो गोल्ड है, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये जो एडिशन हुआ है ये इंडिया का बेस्ट मेडल टैली रहा, सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने जीते और इंडिया की जो पोजीशन थी वो 162 नेशंस में 24th पोजीशन थी, किसकी? इंडिया की। तो इसमें आप देख सकते हैं गोल्ड वाले कौन कौन है। गोल्ड यहाँ पर एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में 2 आए हैं, शूटिंग में 2 हैं, ये सिल्वर देख सकते हैं और इधर ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं बहुत इजी से। पैरालंपिक का जो थीम सॉन्ग था वो था कर दे कमाल तू, जिसको संजीव सिंह ने कंपोज और गाया है। इस बार जो पैरालंपिक हुए हैं ये 16th नंबर के हुए और कहाँ पे हुए? टोक्यो में। बैडमिंटन और ताइक्वांडो को पहली बार इस बार इंट्रोड्यूस किया गया और जिसमें बैडमिंटन में तो गोल्ड भी आया है। चाइना ने इस लिस्ट में इस बार मेडल टैली में टॉप किया था
और चाइना ने टोटल 207 मेडल जीते थे, ध्यान रखें। इसके बाद है कौन सा एडिशन यहाँ पर दुरंत कप का जो कि विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में स्टार्ट किया गया है, तो ये कौन सा एडिशन हुआ है यहाँ पे हमें ये बताना है। तो 130 130वां एडिशन होगा, जो कि आपका कहाँ होगा, कोलकाता में होगा। और वेस्ट बंगाल के सीएम जो है ममता बनर्जी, उन्होंने एक बॉल को किक किया और उस दौरान इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी। तो इस टूर्नामेंट में देखो 16 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसका जो फाइनल मैच होगा वो 3 अक्टूबर को होगा। डूरंड कप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखो ये फुटबॉल से संबंधित है। सबसे पहली बार 1888 में दक्षाई हिमाचल प्रदेश में से खेला गया था और डूरंड का जो नाम रखा गया है वो मोर्तिमर दुरंत के नाम पर रखा गया। तो ये बहुत फेमस कप है फुटबॉल का। इसके बाद है बीसीसीआई ने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम के मेंटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ MS धोनी। तो MS धोनी देखो मेंटर करेंगे, मतलब एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, पूरा एक्सपीरियंस जो है वो किस प्लेयर्स के साथ शेयर करेंगे कि अगर आप फील्ड में हो तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हो तो कैसे आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। MS धोनी जी की खास बात यह है कि ये ओनली कैप्टन है पूरे अभी तक की हिस्ट्री में जिनके दौरान जब भी कैप्टन रहे थे उस दौरान तीनों जितनी भी ICC की ट्रॉफीज़ होती हैं वो जीती थी एक देश ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई अभी हाल ही में सर्वाधिक गोल करके विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर वर्ल्ड में मतलब एक तरीके से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं सबसे ज़्यादा गोल करने का। और इससे पहले ईरानियन के स्ट्राइकर थे जिनका नेम अली देव था, काफ़ी लंबे समय से यही टॉप पर रहे थे 109 इंटरनेशनल गोल के साथ। लेकिन रोनाल्डो के जो गोल हो गए हैं वो 111 गोल हो गए हैं और इस दौरान इन्होंने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूरे वीक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आशा करती हूँ कि आपकी को ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी और आप वो सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका आपको नेम बताना है। इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ एक और मिनिस्ट्री आप लोग बताएंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो आशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला चैनल पे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।